दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर के मंच पर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले कंट्रोल रूम सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। अब महाकुंभ का आखिरी दिन है। अमेरिका की आबादी से डबल सरकार यह दावा कर रही है कि कम से कम 64 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया और इसे एक तरीके से हम विश्व रिकॉर्ड के तौर पर देखें। लेकिन इसी महाकुंभ को ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ भी करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आस्था के नाम पर हिंदुओं को ठगा गया? क्या महाकुंभ को पूरी तरीके से कमर्शियलाइज किया गया? एक सरकारी आयोजन इसे बना दिया गया? क्या यह उचित था? अदिति जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को सबसे पहले शिवरात्रि की बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी देखिए, महाशिवरात्रि की बधाई और हमारे दर्शकों को भी। थैंक यू। देखिए अदिति जी, कुंभ जो मेला है ना, उसको लेकर के मैं लगातार सोच रहा था कि जब इसका समापन हो तो इसको एक एक आउटसाइड व्यू के तौर पर और एक इनसाइडर व्यू के तौर पर दोनों ही चीजों को दर्शक साथियों के सामने रखा जाना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ भी और फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ भी, विजिविज जो कुछ हुआ इस कुंभ के दौरान। तो इन 46 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ उस पर हम आएंगे। जैसा आपने कहा, कुंभ का जो मेले का आयोजन है, इसके विषय में तमाम अलग अलग अवधारणाएं हैं, धारणाएं, और इसका जो रेफरेंस मिलता है इतिहास में, वो चीनी यात्री फाइयान के साहित्य में उल्लेख मिलता है। देखिए कहां से शुरू होता है। और उसके बाद हर्षवर्धन के शासन काल में संगम तट पर मेले के आयोजन की बात आती है। और एक धारणा यह भी है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 850 साल पहले शाही स्नान की परंपरा आरंभ की थी। तो एक मत यह भी है कि कहीं ना कहीं पौराणिक काल से इस मेले का आयोजन किया जाता रहा। तो हिंदू धर्म के हिसाब से हिस्टोरिकल इसका बहुत बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है उसके हिसाब से, आस्था के हिसाब से। कुंभ मेले का इतिहास जो चाहे जैसे चाहे मान सकता है उसको, लेकिन एक बात साफ है कि सदियों से चला आ रहा है इस धार्मिक आयोजन को पहली बार एक धार्मिक आयोजन की बजाय एक राजकीय आयोजन बनाने की और लोगों की जन भावनाओं की, धार्मिक भावनाओं का दोहन करने का प्रयास पहली बार हुआ है। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा गया होगा किसी भी रूप में। एक धार्मिक आयोजन है, सरकार की जिम्मेवारी है तमाम व्यवस्थाएं करे, बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे, लोगों की सुविधा का ध्यान रखे, हर चीज करनी चाहिए, सरकार का काम है। तो उसको एक राजकीय आयोजन के रूप में प्रोजेक्ट कर करके और अपने राजनीतिक हितों का साधन, ये पहली बार देखा गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप देश देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ था और आज तक किसी भी सरकार ने सरकारी पैसे के दम पर धर्म की मार्केटिंग राजनीति के लिए करने का इससे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान में ना कभी देखा गया ना सुना गया। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बेसिक सवाल है। मैं भी एक हिंदू धर्म की आस्था रखने वाला आदमी हूं। आज भी शिवरात्रि थी तो व्रत रखते हुए पहले मंदिर गया, उसके बाद पानी भी पिया करके। लेकिन सवाल इससे कहीं इतर है, सवाल इससे बड़े हैं, और वो इस देश के लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूँ, हमारे दर्शक साथियों के लिए। उनको सोचना जरूर चाहिए। पहला सवाल तो मेरा यही है कि यूपी जैसा गरीब राज्य, यूपी जैसा पिछड़ा हुआ राज्य, क्या वो एक आयोजन के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए 7,000 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकता है, वहन कर सकता है? और उस 7,000 करोड़ का भी जब आप ब्रेकअप करेंगे ना, किस किस मद में कहां खर्च हुआ, तो उसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा आपको विज्ञापनबाजी और प्रचार में दिखाई देगा। क्या कुंभ के मेले को भी मोदी और योगी के प्रचार की आवश्यकता है? जैसा हमने कहा, सदियों से जो मेला चला आ रहा है उसमें हम सबकी आस्था है, तो उसमें आप व्यवस्था इतनी शानदार कर दीजिए कि लोग आपको याद करें। वो भी तो आपकी व्यवस्था मानी जाएगी ना कि खुद शंकराचार्य का रूप धारण करके आप ही मुख्य आयोजक और मुख्य यजमान हो जाए। उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी। कुंभ तो इससे पहले भी हर 12 साल में होते आए हैं ना। 2012-13 में भी हुआ था। उस समय कहीं आपने मोदी जी देखे थे? कहीं अमित शाह देखे थे? कहीं योगी जी देखे थे? तब भी वो हिंदू ही थे। 2014 के बाद तो हिंदू नहीं बने वो, या 2024-25 में तो हिंदू नहीं बने। ये क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको। और जिस तरीके से योगी जी ने जो सवाल उठे, सवाल तो देखिए उठेंगे, लोकतंत्र है, सवाल तो उठेंगे। विधानसभा के पटल पर जिस तरीके से उन्होंने गंदगी को सूअरों से जोड़ करके, और जो मौतें हुई दुर्भाग्य से वहां पर, उनको गिद्धों से जोड़ करके जिस तरीके से कहा, क्या वो किसी संत की, किसी योगी की भाषा हो सकती है? विधानसभा के पटल पर सवाल पूछने वालों को इस तरीके से,
ये अनडेमोक्रेटिक जी, है, ये अगला कंप्लीटली सवाल मैं इसी पर अनडेमोक्रेटिक। आऊंगी। अगला सवाल इसी पर है कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि महाकुंभ में गिद्धों को लाशें और सुअर को गंदगी मिली। अब ये गंदगी का सवाल तो खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट में सामने आई थी ना, कि कहीं ना कहीं हमारे जो संगम स्थल का पानी है वो स्नान लायक नहीं है। अब योगी जी सामने आते हैं, वो कहते हैं स्नान लायक क्या, अरे ये तो पीने लायक पानी है। अब जो इस पर सवाल उठा रहे हैं वो एक तरीके से, अब शब्द का क्या ही इस्तेमाल करें, जब खुद मुख्यमंत्री ने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं कि सुअर है। तो कौन है सुअर, क्या केंद्र सरकार है जिन्होंने ये नहीं, सवाल किया, जो रिपोर्ट सामने आई? अदिति जी, शब्दावली से ज्यादा महत्वपूर्ण वो विषय है जिसको आप उठा रही हैं, हम्म। कि इस पूरे इसमें किसने सुअर कहा, किसने गिद्ध कहा, वो मेरा और आपका स्तर नहीं है। होगा कुछ लोगों का जो किसी एक खास ऑडियंस के लिए कहते होंगे, मेरा और आपका वो स्तर नहीं है। मैं केवल कुछ मूलभूत बातों में जाना चाहता हूं। जब आप कुंभ की बात करते हैं, जब कुंभ स्नान की बात करते हैं, आपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा कहा कि 64 करोड़ लोगों को आपने स्नान करा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका मूल आधार था स्वच्छ जल। क्या वो जल स्वच्छ था? छोड़ दिए, इस पर मैं और आप कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, केवल जो कुछ वहां हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं, फैक्ट्स और मेरिट के बेस पे। लोग, दर्शक समझ जाएंगे, दर्शकों पे छोड़ेंगे सब कुछ। मैं और आप कभी अपना विचार दे करके उसको बायस नहीं करेंगे एक सार्थक बहस को। जिन आदि शंकराचार्य ने, जिन आदि गुरु शंकराचार्य ने उनकी संगम पर शाही परम स्नान की परंपरा आरंभ की थी, उनके ही अनुयायी कौन है? स्वामी मुक्तेश्वरानंद, वही है ना, उनके अनुयायी है वो। उनको इस आयोजन पर सवाल उठाने पड़े या नहीं उठाने पड़े? उन्होंने महाकुंभ को लेकर के क्या कहा कि स्नान करने वाले गंदे पानी के नालों के पानी से स्नान कर रहे हैं, और करोड़ों लोग मलमूत्र में डुबकी लगाने को अभिशप्त थे। ये स्वामी अविमुक्तेश्वर के शब्द है, मेरे और आपके नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि सरकार ना संगम के जल का टेस्ट करा रही है और ना ही सच सामने ला रही है, छोड़ दीजिए इसको भी। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसके सैंपल भरवा दिए। एनजीटी का आपने देखा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसने क्या कहा? एनजीटी ने, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था, उस पर आरोप लगाया कि उसने पुराने सैंपल्स की रिपोर्ट दी है। आज के सैंपल नहीं है, पुराने सैंपल्स की रिपोर्ट है। और संगम जल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के उच्चतम स्तरों पर गंभीर सवाल खड़े किए। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है? जो हमारे मल में, मूत्र में निकलता है, मल के अंदर वो निकलता है। इस बात से 3 गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और इस बात को मैं और आप नहीं कह रहे, ये सारा देश पूछना चाहता है। पहला, संगम जो के जल जो था, जो इस मेले के आयोजन का मूल था, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में सरकार नाकाम क्यों हुई? क्यों नाकाम हुई? क्यों नहीं मेंटेन कर पाई? 7,000 करोड़, 64 करोड़ छोड़ दीजिए, मैं जनता के लिए सवाल छोड़ रहा हूं कि सरकार इतना बड़ा आयोजन करने जा रही थी, उसका मूल आधार था स्वच्छ जल। सरकार क्यों नाकाम हुई? एनजीटी कह रहा, मैं और आप नहीं कह रहे, सीपीसी भी कह रहा है। दूसरा, झूठे आंकड़े दिखाकर सच को क्यों छुपाया गया? और तीसरा, इस देश का मीडिया लोगों को सच दिखाने की बजाय वाटर क्वालिटी को लेकर के, गंगा की सफाई को लेकर के, सभी इश्यूज को लेकर के सच दिखाने की बजाय सरकार की जो पटकथा थी उस पर लोगों को मनोहर कहानियां सुना रहा था। इसके अलावा कुछ किया क्या मीडिया ने? इस जो कुंभ का जो आयोजन किया गया है, इसके दौरान कई तरह के भ्रम खड़े करने के प्रयास लगातार मीडिया ने किए। सबसे पहले क्या कि जी व्यवस्थाओं के सर। नाम पर बड़े हम्म। बड़े तंबू दिखाए गए, जनमत मेरा खड़ा अगला करने सवाल का इसी पर प्रयास था हुआ। सर, उससे पहले एक एक जी, एक टिप्पणी बस कर देते हैं। जैसे आपने पानी के मुद्दे पर बातें करी, तो उसमें हमने देखा कि हाल फिलहाल में एबीपी आनंद की, मतलब कहना भी नहीं चाहिए, एबीपी के रिपोर्टर खुद आए और वो बोतल में पानी भर के पी करके दिखा रहे थे कि देखिए, वाकई वाकई योगी जी ने जो कहा वो सच है, ये पीने लायक पानी है, देखिए मैं पी रहा हूँ। एक तरीके से मीडिया का जो रोल रहा ना इस महाकुंभ में, भयंकर तरीके से मीडिया ने आम जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी। क्या कहेंगे आप? देखिए अदिति जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने, और ये हम सब के लिए आत्ममंथन का समय है, जो अपने आप को पत्रकार कहते हम्म। हैं। इस आयोजन ने हिंदुस्तान के मीडिया का वो विभत्स रूप, शब्द मैं बहुत जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, मीडिया का वो विभत्स रूप दिखाया, जो पैसे के लिए किसी भी सच्चाई को, किसी भी नैतिकता को ताक पर रखकर मरे हुए लोगों की लाशों को छुपाने का काम कर सकता है, अव्यवस्थाओं को छुपाने का काम कर सकता है, और तमाम तरह की सरकारी जो प्रोपेगेंडा है उसका ढोल पीट सकता है। अगर मेरा एक बहुत बड़ा साफ मानना है दीदी जी, इसका कोई बुरा माने तो बेशक मान ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुस्तान का मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता
तो ये कुंभ और कहीं बेहतर हो सकता था, क्योंकि मीडिया का काम एक क्रिटिकल दृष्टि से सरकार को आईना दिखाने का होता है। अगर मीडिया ने इसकी समीक्षात्मक रिपोर्टिंग की होती, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की होती, तो वो हादसे ना होते जो कुंभ में हुए और जिनको रोका जा सकता था, प्रोवाइडेड मीडिया का दबाव होता। मीडिया एक नैरेटिव सेट करता है, देखिए यहां पर ये अच्छा है तो अच्छा कहें, कोई समस्या थोड़ी हो, अच्छी बात है तो अच्छी कहनी चाहिए, लेकिन जो जो कमियां थी क्या वो दिखाई गई, या मीडिया सरकार का एक भोंपू बन करके लगातार सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता रहा। और इसके एक नहीं, इसके तमाम उदाहरण। सबसे पहले मीडिया ने क्या किया, तमाम तरह के भ्रम प्रयास, 144 साल के अंदर कुंभ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबसे ज्यादा कोई चीज जिसने ये अव्यवस्था फैलाई, अफरा तफरी फैलाई, तो 144 साल वाली जो ये अवधारणा फैलाई गई, नंबर एक तो उसका कारण था। उसके बाद बड़ी व्यवस्थाएं दिखाई, बड़े बड़े तंबू दिखा दिए, ये कर दिया। ये सारा आयोजन, जितना भी आयोजन किया जा रहा है, उसकी प्रोपेगेंडा देखिए क्या है कि मोदी और योगी कर रहे हैं, वो एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत किया गया। इतना बड़ा आयोजन यहां पहले कभी कुछ नहीं होता था, जबकि हकीकत इसके उलट है। इतनी इस बार जितनी मौतें हुई हैं, क्या 2013 के कुंभ में हुई थी ऐसी मौत? क्या ऐसे छुपाने के प्रयास किए गए थे? और उसके बावजूद जो सरकार हर रोज, आपको अभी जब लेटर बताएंगे कि हर रोज 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, डुबकी लगाई, सरकार हर रोज बताती थी विदाउट फेल, रियल टाइम बताते थे। लेकिन वो जो कथित तौर पर 30 मौतें हुई, जिसको बाद में योगी जी ने विधानसभा में 37 बताया, उसके आंकड़े बताने में और घायलों के आंकड़े बताने में सरकार को 19 घंटे लग गए। क्या मीडिया ने सवाल पूछा? मीडिया क्यों? मीडिया ने तो वो खबर ही ब्रेक नहीं की। मीडिया तो दिल्ली में जो स्टेशन पे भगदड़ मची, उसको भी मना करता रहा। और मीडिया ने रोल क्या किया, अगर आप ये सोचेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सरकार ने और जो पॉलिटिकल तंत्र ने किया वो तो किया, मीडिया ने जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया और आस्था से खिलवाड़ किया, वो भूतन भविष्य है। इससे पहले बाबाओं को रोल मॉडल बनाकर पेश किया गया। आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, मीडिया ऐसा माहौल बनाने में लगा था कि जैसे नोएडा के जो एंकर और एंकरानियां, जो ये बड़ी बड़े जिनके नाम आप लेते हो, उनके अलावा सब, हम सबको बाबा बन जाना चाहिए। उनका उनका कहने का मतलब ये था कि हम तो अपना काम कर रहे हैं और बाकी सारे देश को बाबा बन जाना चाहिए। और जिन टीवी चैनल्स पर जादू टोने का सच दिखाकर समाज को अंधविश्वास से बचाने का दायित्व था, वही टीवी चैनल लगातार नॉन स्टॉप इन बाबाओं के चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास और जादू टोने का लगातार प्रचार कर रहे थे। ये किया या नहीं किया? ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ये प्रोग्रेसिव मीडिया है। एक युवा जो IIT था, वो अपने प्रशिक्षण संस्थान से पास आउट होकर के वो किसी कारणवश से बाबा बन गया। वो बाद में क्या बना वो सारा देख लिया आपने, जिन्होंने कवरेज दी वो भी मुंह छुपाते फिर, बाबा का भी पता ही लगा। उसको यूथ आइकॉन के तौर पर सारे मीडिया ने पेश किया, सारे ने, किसी को देख लो आप। क्या कोई बता सकता है कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं, हम में सब में से, और वो एंकरानियां भी, और वो रिपोर्टर्स भी थे, कितने लोग तैयार है कि हमारे बच्चे IIT करके और उसके बाद बाबा बन जाए? चाहोगे आप? मैं चाहूंगा। IIT इसलिए खोली गई थी कि IIT करके आप बाबा बन जाइए, और उसको जस्टिफाई करके प्रोपगेट कर रहे थे। हकीकत क्या थी वो लगातार चलता रहा, 10-15 दिन उन्हीं के इंटरव्यू, अलग अलग एंकर पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, IITian बाबा फलाना ढिमकाना, पूरी हिस्ट्री उनकी निकाली गई। और हर चैनल पे हॉट केक के तौर पे बेचा गया उसको। हर चैनल पर कोई पीछे बड़ी भगदड़ थी, अंधाधौड़ थी उस पर। और उसके अलावा किस तरीके से आस्था के नाम पर लोगों के दिमाग से खेला गया, मीडिया के द्वारा भी, IT सेल के द्वारा भी, और तमाम तरह के। बेसिकली ये जो जादू टोड़े का प्रचार, बाबाओं का प्रचार, बेसिकली वो समझना पड़ेगा आपको क्या है। कुंभ के मेले से पहले मैंने और आशीष भाई ने एक शो किया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के DPR, जो सूचना विभाग के प्रमुख होते हैं, उन्होंने सभी अखबारों और चैनलों को 40 दिन का कुंभ था, 50 दिन का पूरा स्टोरीज का एक आइडिया दिए, 50 स्टोरीज का, बिल्कुल जैसे एक इनपुट एडिटर देता है असाइनमेंट, उस तरीके से 50 स्टोरी करके दी सभी चैनल्स को, सभी अखबारों को, इस लाइन पर कवरेज होनी है, इसमें इसका बाइट होना है, यहां तक भी बहुत बारीक इनपुट का वो था। और वो मैंने उसने क्या नाम, आशीष भाई ने बहुत खुल के डिस्कस करके बताया था। और मजे की बात देखिए, पब्लिक डोमेन में DPR की चिट्ठी और वो सब कुछ आने के बावजूद भी सारे मीडिया ने उसी लाइन को टो किया। सारी कवरेज आप देखेंगे उसी के बेसिस पे हुई, जो DPR ने गाइड किया था, डायरेक्शन दी थी, और जो कहने को आग्रह था, लेकिन वो कंप्लीट स्टोरीज थी। आप चाहेंगे तो भेज भी दूंगा, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगी। आपको किसी असाइनमेंट एडिटर ने ऐसी असाइनमेंट नहीं दी होगी। इसका मतलब इस कुंभ के कवरेज के लिए DPR साहब के पास
ना रिसोर्सेज की कमी थी, ना मैन पावर की कमी थी, और ना प्रोफेशनल्स की कमी थी। ये आप देखेंगे उसके अंदर। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा था कि आस्था के नाम पर जिस तरीके से दिमागों से खेला गया और हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म किया गया, और हम सबको एक खास तरीके से सोचने के लिए एक खास उसमें सोच में ढाला जा रहा था। लोगों को मतलब एक हर तरीके से रोज मैनुपुलेशन किया जा रहा था माइंड मीडिया के मैनिपुलेशन, जरिए। बिल्कुल माइंड बिल्कुल। मैनिपुलेशन, थॉट मैनिपुलेशन। लोगों को धर्म की अफीम की डोज हर रोज या तो हम्म। भाजपा दे रही थी, और उसी लाइन को आईटी सेल और बीजेपी और हमारा मीडिया टो कर रहा था। और खास तौर पे लोगों की तर्क शक्ति जो है कि मैं और आप सवाल जवाब करें, बात करें हर चीज पे, इसके साइंटिफिक क्या है, ये क्या है, वो क्या, हर चीज पे खत्म। तर्क शक्ति खत्म करनी है, कुतर्क शक्ति आगे बढ़ानी है। और ये नहीं चीज सर, आपने आस्था रह रहकर आस्था पर सवाल गलत है। आस्था पर सवाल कर लिया, सवाल उठा लिया, मतलब देशद्रोही हो, तुम सनातनी हो देशद्रोही, ही नहीं। यही देशद्रोही है। और हिंदू द्रोही, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और सर इस पूरे महाकुंभ में हमने देखा कि वीआईपी कल्चर के चलते भी एक तरीके से बहुत भगदड़ जो मची थी, जिसके चलते इतनी जाने गई। सरकार तो 30 के ऊपर आंकड़ा लेकर जाएगी नहीं, वो तो 30 पर अटकी हुई है। और 7 बाहर जो मौतें हुई थी उसको मिलाकर के 37, इसके ऊपर तो सरकार जाएगी नहीं। लेकिन वीआईपी कल्चर ने भी कहीं ना इस पूरे सिस्टम को तबाह किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदिति जी, अगर मोदी जी के बातों की बात करें, जो मोदी जी के वायदे रहे इस हम्म। देश को, तो वो तो इस देश की में वीआईपी जो कल्चर थी उसको खत्म है। बहुत पहले खत्म कर चुके हैं। वो हम्म जुमला तो आपने पढ़ा होगा, अफसरों की लाल बत्तियां हटवाना, झंडियां हटवाना, वो सब करना हम्म। बहुत पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ कुंभ स्नान में वीआईपी तो छोड़िए, वीवीआईपी कल्चर रही। करोड़ों की जनता टेम्परेरी घाटों में, रुके हुए जल में, गंदे जल में स्नान करती रही, और कुछ हजार वीवीआईपी संगम नोज पर महाराजाओं जैसी सामंती सोच के साथ अपने पाप हम्म। रोज धोते रहे कैमरों के सामने, रोज। और आज जब मैं ऑफिशियल फिगर देख रहा था तो आप भी हैरान हो जाएंगे, मोदी जी वीवीआईपी शब्द हटा चुके हैं डिक्शनरी से। और सरकार की जब अचीवमेंट की वो पढ़ेंगे आप, आज की पढ़िए, ताजा लेटेस्ट बता रहा हूं आपको। तो जो 64 करोड़ और अमेरिका की दोगुनी अमेरिका जनता, उसमें एक खास क्लॉज और नहीं देखा, आप भूल गए शायद। उसमें लिखा है कि पूरे कुंभ के दौरान 400 से ज्यादा वीवीआईपी प्रोटोकॉल जारी किए गए। हम्म। जिस देश का प्रधानमंत्री वीवीआईपी प्रोटोकॉल को खत्म कर चुका है, वीवीआईपी कल्चर को ही खत्म कर चुका है, लाल बत्तियां ही हटा चुका है, तो वीवीआईपी कौन थे वो? और क्या धर्म के सामने भी, जब आप भगवान के दरबार में जाते हो, क्या वहां भी कोई छोटा बड़ा है क्या? हमने तो यही पढ़ा है हिंदू धर्म के अंदर के सब समान है। मंदिर में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, पूजा स्थल पर जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, तो यहाँ भी कोई कम महत्वपूर्ण और कोई ज्यादा हम्म। महत्वपूर्ण है क्या? तो ये कौन सा देश बनाया जा रहा है? एक इंडिया है, एक भारत है। भारत का आपने हालत देखी, ट्रेनों के अंदर कुछ ले जा रहे थे, सड़कों पे जो कुछ हुआ, तमाम चीजें हुई। और एक वीवीआईपी थे जो इंडिया है, जो चार्टेड में आ रहे थे, जो 20-20 गुना किराया दे के आ रहे थे, वो सारा देश ने देखा। तो वीआईपी कौन है, आम आदमी कौन है? बेसिकली आम आदमी की जो हालत हुई है इस कुंभ के अंदर, वो पहले कभी नहीं देखी गई। और कुतर्क क्या दिया गया? कुतर्क देखना महत्वपूर्ण है। कुतर्क ये दिया गया कि व्यवस्थाओं का तो कोई बात ही नहीं है। हम कोई आयोजन घर में भी करते हैं तो वहां भी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन घर में आप 50 लोगों का आयोजन करके, 50 लोगों का तैयारी करके 5,000 आदमियों को नहीं बुलाते। पहले आप संख्या देखते, उसके हिसाब से तैयारी करते हो। यहाँ बिल्कुल। उल्टा था। यहाँ पहले प्रचार किया गया, और प्रचार भी सरकारी पैसे से ऐसा अंधाधुंध प्रचार किया गया कि हम्म। सबको, सारे देश को ये लगा है 144 साल में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं रह गया तो दोबारा तो आनी नहीं। और ना उसके लिए ये देखा गया कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या वहां की कैपेसिटी है। इस तरह की व्यवस्थाएं जो इस बार हुई कुंभ में, वो दुनिया के किसी आयोजन में नहीं देखी गई होगी। हिंदुस्तान की तो छोड़ दीजिए आप, ऐसा अव्यवस्थित कुंभ कभी नहीं देखा गया। लेकिन क्या कोई मीडिया वाला इस बात को कहेगा? उन्होंने तो हिंदुओं को शक्तिशाली कर दिया। सारे हम्म। हिंदू पता नहीं क्या हो गए, स्नान कर लिया, ये कर लिया। उनमें से कितनों को स्किन की बीमारियां हुई, कितनों के पेट खराब हुए। और जो आपने कहा ना, एबीपी के न्यूज ने वो करके दिखाया, तो अगर इतना ही शुद्ध पेयजल था तो जितने वीआईपी गए, 400, कम से कम 400 जो गए थे, जो वीआईपी प्रोटोकॉल सरकार के हम्म। लिए, उनको तो उस जल का आचमन करना ही चाहिए था जनता के सामने, ताकि मेरे जैसे जो, आप जैसे जो धर्म के विरोधी लोग कथित तौर पर है, उनको भी आईना दिखा देते हो। योगी जी एक गिलास पानी पी के दिखाते वहां से, आचमन ही कर लेते। किसी ने नहीं किया। और सर और क्या हमने कह रहे? देखा दिल्ली चुनाव में इसी यमुना का पानी गंदा है, इसी के मुद्दे पर तो बीजेपी ने चुनाव लड़ा। और उसी गंदे पानी में, उससे भी ज्यादा गंदे पानी, और हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है, जी, उसमें आपने इतने भक्तों को नहला दिया और आप कह रहे हो कि ये पीने लायक है।
और कुंभ भी देखिए, भगत भी धन्य है और यजमान भी धन्य है, दोनों धन्य हो गए। और मूर्ख कौन बना? मूर्ख बनी वो जो हमारी वैज्ञानिक सोच थी, वो मूर्ख बनी ना, कुछ तर्क की क्षमता खत्म करने की, जो मैंने बात की। आप देखिए ना कि व्यवस्था लाखों लोगों की थी और सड़कों पर करोड़ों लोग रुपए इकट्ठे थे। नतीजा, सड़कों पर 40-40, 50-50 किलोमीटर का जाम। हमने कितनी बार बहस की इस पे, टीवी पे शो किया आपके साथ। ट्रेनों में जगह नहीं, जाम, प्लेटफॉर्म्स पर भगदड़, एयरलाइंस में 20 गुना लूट। एक भारत था जैसा मैंने कहा, और एक इंडिया था। भारत के अंदर ट्रेन में टॉयलेट में खड़े थे लोग, खिड़कियों से लटके थे, सड़कों पर जाम में फंसे थे, उसके बाद भगदड़ में मरते हुए प्रयागराज पहुंच रहे थे, और विशुद्ध तौर पे प्रदूषित जल के अंदर स्नान करने के लिए ललायित थे, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। दूसरी तरफ ये आपने देखा, उसी भारत का जो ये गरीब भारत था, उसकी खून पसीने की कमाई को चूस करके आए जो इंडिया के लोग थे, वो 50,000 किराया देकर जहाज के, चार्टर्ड जहाजों से यात्रा करके आ रहे थे वहां पर, और वो संगम नोज पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ स्नान कर रहे थे, शाही तंबुओं में ऐश्वर्य भोग रहे थे, और उनको कोई सवाल जवाब नहीं। सारा प्रशासन केवल उनके लिए था। और ये आपने लगातार देखा, अगर आपने वो तमाम पंटून पुल और वो सारे, उसकी बजाय अगर लोगों का ध्यान रखा होता, आने और जाने के रास्ते अलग किए होते, तो क्या आपको लगता है कि ये कुंभ कोई बहुत बेहतर आयोजन नहीं हो सकता था? लेकिन क्या सारी व्यवस्था वीआईपी के लिए थी? वीआईपी जिनको आप नहला रहे थे, जिनको संगम में, वो तो वोट डालने भी नहीं जाते, माफ कीजिएगा, वो तो घर बैठ के जो भी सरकार आई उसी को ऑपरेट कर लेते। ये जो गरीब लोग आए थे बेचारे, इनको आपने क्या दिया? उनको जिंदगी भर, उनके जिनके अपने बिछड़ गए, उनके लिए तो आपने हेल्पलाइन भी शुरू नहीं की, माफ कीजिएगा। उनकी तो संख्या बताने में भी आपने कोताही बरती। और सर 19 घंटे लगे इसमें भी एक बड़ा खुलासा कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने किया था, जिस दिन उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि ये मृत कुंभ है। उन्होंने ये भी कहा था कि जितने लोग मारे गए, उनका डेथ सर्टिफिकेट तक योगी सरकार ने जारी नहीं किया, उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया। सिर्फ घर वालों को एक कागज में साइन करवा लिया कि देखिए आपको हम डेड बॉडी हैंड ओवर कर दिए, और लो और अपने अपने राज्य में वापस जाओ। इसे लेकर के भी ममता सरकार ने बड़ा सवाल उठाया था, और उन्हें भी हिंदू विरोधी कहा गया। उन्हें कहा गया कि तुम्हारा तो रोहिंग्याओं के साथ, बांग्लादेशी के साथ संबंध है। तो ये तो आज का एक तरीके से अब स्थिति ऐसी बन गई है कि सवाल ही ना करो, सवाल तुम करोगे तो हिंदू विरोधी हो। और कई मुद्दों पर योगी सरकार फेल है। क्यों डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया? अब मुआवजे के लिए कौन लाइन में लगेगा? क्या प्रमाण होगा कि ये मौतें जो हुई है वो बकायदा ये महाकुंभ में भगदड़ के चलते हुई है? क्या मुआवजा भी अदिति जी, अब सरकार देना नहीं चाहती इस मुद्दे पर? अदिति जी, जो सारा खेल किया गया था, ये एक खास सोच के तहत किया गया था, और इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा आपको। अडवाणी जी ने एक फेमस सेंटेंस कहा था कि नरेंद्र भाई बहुत ही अच्छे इवेंट मैनेजर है। याद आपको? ऐतिहासिक वाक्य कहा था उन्होंने। और उसके बाद उसी लाइन को आजकल, चाहे वो योगी हो और चाहे तमाम मुख्यमंत्री हो, उस लाइन को टो करके कोशिश करते हैं। पिछले 11 साल से इस देश में और कुछ नहीं चल रहा, केवल इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। इस कुंभ ने पहली बार आपने एक और चीज देखी होगी, दुख इस बात का है कि इस बार इवेंट भी मैनेज नहीं हो पाई ठीक से, और इसलिए जो इवेंट मैनेजमेंट था उसको आपने पहले मीडिया मैनेजमेंट में बदला, फिर उसको हेडलाइन मैनेजमेंट में बदला, और फाइनली जब तक कुंभ खत्म हुआ उसको पुलिसिया मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वैसे में चाहे ममता बनर्जी कह लें, चाहे अखिलेश यादव कह लें, चाहे मैं और आप कह लें, आपका एक सूत्री कार्यक्रम, वहां पर दो काम थे आपके। एक, पूरे देश में जो भी व्यक्ति किसी काम का है उसको वहां पर बुला करके उसके साथ फोटो खिंचाओ, और लेटेस्ट हुज हू के साथ इस कुंभ का प्रोफाइल बनाओ। उनको ये नहीं पता कि कुंभ तो सदियों से चला आ रहा है, किसी एक व्यक्ति के करने से ना तो प्रोफाइल बढ़ता है और ना घटता है। कुंभ कुंभ है, उसके एक ऐतिहासिक तमाम रेफरेंसेस। वो नहीं, इन्होंने केवल और केवल अपनी बैड प्रेस को रोकने के लिए मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और पुलिसिया मैनेजमेंट, उसके जरिए मीडिया का वो रूप दिखाया जो इस देश का, जो असल में कोई समझदार व्यक्ति है, उन सब ने इस देश के मीडिया से विश्वास खो दिया है। ममता बनर्जी ने क्या गलत कहा? लालू यादव ने क्या गलत कहा? अखिलेश ने क्या गलत कहा? अपोजिशन आपका ताली करतल ध्वनि बजाने के लिए नहीं, माफ कीजिएगा, वो कीर्तन मंडली के लिए नहीं, लोगों के लिए इस देश की सियासत होती है। ये कुंभ भी लोगों के लिए था, और लोगों को अगर अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को अगर परेशानी का सवाल करना पड़ रहा है, तो सवाल उठेंगे, और वो सवालों को दबाओगे आप लट के उस पर, सरकारी दमन के उस पर, मुकदमेबाजी की वो करके, धमकी दे करके, उससे वो सवाल दबेंगे नहीं, वो सवाल और ज्यादा सुलगेंगे। और वो सवाल क्या है, ये मुझे, मेरे आपका नैतिक फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि वो सवाल क्या है। 850 सालों में
इससे शाही स्नान की व्यवस्था चल रही है आदित्य जी। कब किसी सरकार ने इससे पहले कुंभ का राजनीतिकरण किया? कब किसी सरकार ने इसे वोट मांगने का आधार बनाया? कब किस प्रधानमंत्री ने चुनाव वाले दिन, वोटिंग थी दिल्ली में 5 तारीख को, मत भूलिए, वोटिंग चल रही थी, चुनाव वाले दिन संगम पर खड़े होकर राजनीति में धर्म का दुरुपयोग किया और आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई? कुंभ बेसिकली क्या है? कुंभ स्नान लोक आस्था का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसके लिए अखबारों में पूरे पूरे पेज के विज्ञापन, लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन, टीवी चैनल्स, एफएम चैनल्स, सोशल मीडिया पर सरकार ने कितना खर्च किया? करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन। एक उन्माद खड़ा करने की क्या जरूरत थी? जिनकी आस्था थी वो अपने आप आ जाते और व्यवस्था भी बनी रहती। लेकिन आपको मोदी और योगी को क्या बनाना चाह रहे थे आप? सवाल तो यह आएगा ना कि सरकारी पैसे से इस सब की क्या जरूरत थी? सरकार को इस धार्मिक आयोजन को राजनीति का साधन बनाने की बजाय क्या व्यवस्था सुधारने पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? असली सवाल तो व्यवस्थाओं का था, ताकि लोग भगदड़ में मरने से बच जाते, उनको अव्यवस्थाएं ना झेलनी पड़ती, समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। लेकिन वो आपका कंसेप्ट नहीं था, माफ कीजिएगा। सरकार का कंसेप्ट था कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये दिखाना कि कितने बड़े मीडिया मैनेजर से, कितने बड़े इवेंट मैनेजमेंट से। ये काम आईटी सेल भी करी थी बीजेपी की, तमाम तरह का डॉगी मीडिया कर रहा था, हर कोई इसमें भागीदार था। और अगर कोई आदमी प्राथमिकताओं से बाहर था तो वो था आम श्रद्धालु, वो आम आदमी। और इसी दुष्प्रचार ने उस असलियत को छुपाने की कोशिश की जो वहां करोड़ों लोगों ने वहां पर रोजाना देखी। 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे, हर तरफ जाम है। भाजपा के जो आईटी सेल के लोग थे सोशल मीडिया में, वो क्या कह रहे थे कि घर में भी कोई आयोजन करते हो, मेहमान ज्यादा आ जाए तो दिक्कत होती है। इनसे कोई पूछे कि विज्ञापन देकर मेहमान बुलाते हो क्या आप? विज्ञापन की क्या जरूरत थी? सारे देश को नहीं पता था कुंभ हो रहा है वहां पर। सैकड़ों मेहमानों के लिए व्यवस्था की आपने और लाखों पहुंच गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका अंधाधुंध विज्ञापन। आपने व्यवस्था लाखों की थी, फिर करोड़ों का न्योते देने की क्या जरूरत थी? और न्योते दिए थे तो उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की? हकीकत क्या है? हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं और हिंदुओं को ही तबाह करते हैं, परेशान करते हैं, उन्हीं को अव्यवस्थाओं का शिकार करते हैं। हाँ सर, समाज अब बीजेपी उसी पिच पर हमेशा खेलती है। हिंदुत्व, हिंदुओं पर राजनीति करना, मतलब हिंदुओं के एक तरीके से ये ठेकेदार बनते हैं, मसीहा बनते हैं। मोदी हो, योगी हो, ये तमाम कथित जो ठेकेदार है, इन्होंने आज फिर आखिर में किसे ठगा? क्योंकि ये वहां मुसलमान नहीं गए थे, सिख ईसाई नहीं गए थे, वहां आम हिंदू श्रद्धालु पहुंचे थे। और आस्था के नाम पर फिर आखिर में तो आपने हिंदुओं को ही ठगा ना। नहीं, होना ही ये था। जब आप एक पर्टिकुलर मोटिवेटेड एजेंडे के तहत काम करोगे तो उसमें जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वही बेचारा पीड़ित होगा। ये तो आपने लगातार पूरे 46 दिनों तक देखा। अभी तक पिछला भी कुंभ हुआ था 2012-13 में, आपको ध्यान है बगदेड़ में कोई बड़ा वहां पे? अब जो सड़क पे 60-60 किलोमीटर के जाम में फंसे हुए थे वो हिंदू नहीं थे क्या? प्लेटफॉर्म्स पर भगदड़ में हो, रोड एक्सीडेंट्स में भगदड़ में हो, कुंभ मेले में प्रयागराज में भगदड़ में हो, वो कौन मरे थे? वो हिंदू नहीं थे क्या? एयरलाइंस जो लूट रही थी 20-20 गुना किराया, किनको लूट रही थी? वो हिंदू नहीं थे क्या? धर्म के नाम पर राजनीति, इसके अलावा कोई और नहीं। कभी राजनीति का धर्म भी सोचना चाहिए और ऐसे धार्मिक आयोजन को राजकीय आयोजन बनाने से हमेशा बचिए। जितने बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो। प्रचार की बजाय लोगों को डिलीवरी पे ध्यान दीजिए। आप कमाल करते हैं कि आपने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, बड़ी बधाई आपको योगी जी। लेकिन कोई एक सवाल तो मोदी योगी दोनों से पूछेगा ना। मोदी जी तो गंगा माँ ने बुलाया था मोदी जी को, नमामि गंगे का क्या हुआ? नमामि आदित्य जी गंगे, कोई पूछे क्यों नहीं हुई गंगा साफ? मोदी तो खुद को गंगा पुत्र कहते हैं ना। जी, गंगा माँ ने बुलाया था उनको भाई, हम्म गंगा माँ ने उनको बुलाया था। नमामि गंगा के अगर आप डेटा देखेंगी तो स्तब्ध रह जाएगी। गंगा की सफाई पर किस तरह की लूट और किस तरीके का पैसे का वो किया गया है। एनजीटी जो है खुद प्रयागराज में गंगा की शुद्धता पर सवाल उठाया, सरकार ने नकारा। आप जानकर हैरान हो जाएंगी, नमामि गंगे योजना पर अब तक 14,084 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 14,084 करोड़ रुपए। साल 2014 में इस गंगा पर इस योजना की शुरुआत हुई थी। साल 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। और इसमें अब तक खर्च क्या हुआ है 2014-15 से 31 जनवरी 23 तक
केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन 14,084.72 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनमें से 13,607 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए गए। सबसे ज्यादा यूपी को 4,205 करोड़ रुपए दिए गए, बिहार को 3,516 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 1,320 करोड़ रुपए, दिल्ली को 1,253 करोड़ रुपए, उत्तराखंड को 1,117 करोड़ रुपए दिए गए। नमामि गंगे योजना के तहत जितने भी काम थे, गंगा की सफाई, रिवर फ्रंट, वन रोपण, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, जन जागरूकता, भागीदारी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना खर्च होने के बावजूद भी गंगा नदी साफ क्यों नहीं हुई? उसके अंदर फीकल मैटर क्यों था? मोदी सरकार की एक खासियत देख लीजिए आप, 14 से लेकर के आज तक किसी भी योजना का शुभारंभ करेंगे मोदी जी, 90 मिनट का भाषण देंगे, कम से कम है, और एवरेज भाषण 90 मिनट का है। उसमें बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, कई महीनों तक मोदी जी के फोटो, विज्ञापन और पता नहीं बेहिसाब पैसा फूका जाएगा। जब योजना का बजट पूरा खर्च हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि धरातल पर कुछ नहीं हुआ। ये गंगा, जो नमामि गंगे योजना है, जो कुंभ में सारे देश ने देखी, ये उसी पैटर्न का एक और परिणाम। जब तक लोग कुछ समझ पाए, सवाल कर पाए, उससे पहले मोदी जी कहीं और शिफ्ट कर देते हैं नैरेटिव को। तो सारे खेल में प्रोजेक्ट्स पिस रहे हैं, देश की जनता पिस रही है, उनकी उम्मीदें पिस रही हैं, उनकी आस्थाएं पिस रही हैं। ये समझना पड़ेगा आपको। नमामि गंगे योजना का भी यही हुआ, लेकिन मोदी जी ने आज तक कभी मन की बात में इसका जिक्र कभी किया कि गंगा साफ क्यों नहीं हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन देश के हिंदुओं के सामने ये सवाल है, उनकी आस्था को मैं प्रणाम करता हूं। जो कुंभ का जो आयोजन किया गया, निश्चित तौर पे ये बेहतर हो सकता था। क्या योगी जी और मोदी जी इसमें जो कोताही हुई, क्या किसी की जवाबदेही तय करेंगे? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लोगों को ये सवाल भी सोचना पड़ेगा। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल मैं करूंगी, क्योंकि इस मुद्दे पर हम और भी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठे थे और मैंने सबसे ये सवाल पूछा, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं मोदी जी के पास एक मौका था। योगी जी की पूरी तरीके से फेलियर जो है वो सबके सामने है। अब 2027 के लिए या मोदी के वो उत्तराधिकार है, इस पर तो वो पूरी तरीके से फुल स्टॉप एक तरीके से लग गया है। वो ना उत्तराधिकार बन सकते हैं और ना ही 2027 पर इस मुद्दे को विपक्ष खूब उठाएगा, और उठाना भी चाहिए, लाजमी भी है। लेकिन मोदी जी के पास मौका था, दिल्ली दरबार के पास मौका था, गुजरात लॉबी के पास मौका था। इस मौके को उन्होंने क्यों गवा दिया? योगी को मुख्यमंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? ये नहीं हटा पाएंगे, योगी जी को नहीं हटा पाएंगे। आपको ध्यान है, जब ये बन रहे थे उस समय इनका नंबर नहीं था। उस समय भी मनोज सिन्हा को वहां भेज दिया गया था, उन्होंने सलामी ले ली थी। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस ने दे पुट देयर फुट डाउन के इन्हीं को बनाना है, तो आप समझ लीजिए कि योगी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आरएसएस सोच के बैठा हुआ है। और उसके बाद ऐसे तमाम मौके हैं। अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उस समय बड़ी तेज चर्चा चली थी। तब भी मुझे तमाम साथियों ने पूछा एंकर्स ने कि योगी तो गए, योगी तो गए। मैंने कहा योगी को हटाना मोदी और शाह के बस की बात नहीं है, वो उनसे ऊपर की चीज है। वो हिंदू हृदय सम्राट, देखिए एक गलती हुई थी बीजेपी से, अगर आपको ध्यान हो तो, जब अटल जी सरकार से हटे 2004 में, तो उस समय जब 2 बार कांग्रेस की सरकार आई, तो उसका सबसे बड़ा कारण आरएसएस ने क्या माना कि हमने अटल के बाद की लीडरशिप को पहले प्रोजेक्ट नहीं किया। अब जो आरएसएस है वो पहले से ही उन सारी स्कीम ऑफ थिंग्स को दिमाग में बढ़ा के चल रही है कि मोदी कब तक, मोदी के बाद कौन, और उसके बाद कौन। और उन स्कीम ऑफ थिंग्स में आपने देखा होगा, भागवत का कोई भाषण सुन लीजिए आप, हिंदुओं की एकजुटता, हिंदुओं के अलावा वो कोई बात नहीं करते। उसका कारण समझिए क्या है कि उनको मोबिलाइजेशन उसके बेसिस पे करना है। और जब एक केवल हिंदू विषय रह जाएगा, उसके अलावा कोई विषय नहीं रहेगा, तो फिर वो जैसे चाहे, जिसको चाहे एक मोहरा बना करके, मुखौटा बना करके अपने एजेंडे को पार करते रहेंगे। सवाल मुक्त भारत किस लिए किया गया है? यूपी में आप सवाल पूछ के दिखाइए, आप मोदी जी सवाल पूछ के दिखाइए, आप 1 मिनट में सनातन विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्रद्रोही सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि इतनी शर्मनिरपेक्षता ये लाते कहां से? मोदी जी और भाजपा में ही, दिल्ली में भाजपा का, जैसा आपने जिक्र किया, यमुना के जहरीला पानी को जहरीला बता के वोट मांगे थे ना, और उसी यमुना के जल को अमृत बताकर लोगों को प्रयास जाकर उसमें पाप धोने के लिए कह रहे थे। दिल्ली में वो पानी जहरीला है, वहां पर वो अमृत है। ये बीजेपी कर सकती है, ये आरएसएस कर सकती है, ये मोदी कर सकते हैं। हकीकत में क्या है अदिति, ये समझना पड़ेगा लोगों को कि भाजपा ने इस देश को सर्कस बना दिया है। एक्चुअली जैसे सर्कस देखते हो आप, थोड़ी देर के लिए दुख दर्द भूल जाते हो, ठीक उसी तरह
चुनाव के समय धर्म और नाम के उस पर, धर्म आस्था के नाम पर कोई भी चीज, कोई सर्कस आयोजित करते हैं मोदी जी, ताकि लोगों का ध्यान उन समस्याओं से, उन वायदों से हट करके उनके झूठे नैरेटिव पे जाके टिक जाए। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसका। और इस देश के जो धन पशु हैं, अडानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इस देश के प्राकृतिक संसाधन हो, हवा पानी कुछ नहीं छोड़ा, अब तो सीमाएं भी नहीं छोड़ी, सबका दोहन करके, और यमुना जैसी नदियों में ये जो केमिकल्स आ रही है, किसकी फैक्ट्री है? कि मेरी आपकी तो कोई फैक्ट्री है नहीं। और इनको क्यों इफेक्टिवली नहीं रोका जाता? क्योंकि ये लोग उस लूट तंत्र का हिस्सा है। और उस लूट तंत्र में और कौन कौन है? भ्रष्ट अफसरशाही और छोटे छोटे अधिकारी, जो छोटे लाभों के लिए देश के पर्यावरण को आपराधिक उल्लंघन करने की अनुमति दे रहे हैं। ना प्रधानमंत्री, ना योगी आदित्यनाथ, ना अमित शाह, ना उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव या कोई भी बड़ा अधिकारी। मैं चुनौती देता हूं वहां जिन्होंने कहा कि ये सीपीसीबी की रिपोर्ट गलत है, एनजीटी की रिपोर्ट गलत है, केवल उस जल का आचमन करके दिखाए वहां पर। अगर वो करें तो हम अपने सारे शब्द वापस लेने को तैयार हैं। और अगर वो नहीं करते तो इस देश के हिंदुओं को सोचना होगा कि वो किस नैरेटिव में फंस गए। प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अलग विषय है। लेकिन मैं और आप जो आज बात कर रहे हैं वो इस देश के आम आदमी की बात कर रहे हैं। क्या आम आदमी जागेगा? क्या आम हिंदू सोचेगा कि मेरे साथ कुंभ के नाम पर क्या किया गया, मेरी आस्था के नाम पर क्या किया गया? और अगर नहीं सोचता है तो अगली बार तय मानिए इससे भी बुरा होने वाला है। जी। आपको और उसमें मूल सवालों पे आना होगा। बिल्कुल। और उसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल हमेशा रहता है, क्योंकि सरकार या पार्टी हो, सत्तारूढ़ पार्टी, वो इसी के राह पर हमेशा चलेगी। बीजेपी अपना नैरेटिव तो हमारे लिए बदलेगी नहीं, लेकिन मीडिया का काम हो जाता है कि इन तमाम मुद्दों पर लगातार सवाल उठाते रहना। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, कम से कम हम यूट्यूब के मंच पर लगातार दर्शकों तक ऐसे तमाम सवालों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकार से, सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज लॉन्चर के मंच पर आने के लिए और इस मुद्दे पर इतना बड़ा खुलासा और एक तरीके से पूरी पड़ताल के साथ दर्शकों को सब कुछ समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।